बच्ची, इतनी रात गए कपड़े क्यों धो रही हो? बीरबल की बेटी बोली, हुजूर, मेरी माँ घर पर नहीं है। वे कुछ महीनों से अपने स्टार्टअप में हैं। उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिन भर मुझे उनकी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ी, कपड़े धोने का समय ही नहीं मिला, इसलिए रात में कपड़े धो रही हूँ। पढ़े, शेर से माँ दुर्गा का वाहन कैसे बनता है? पौराणिक कथा, माँ दुर्गा और शेर की कहानी। कैसी अजीब बात कर रही हो बच्ची? आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या? अकबर कुछ नाराजगी में बोले। करते हैं हुजूर। जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चा पैदा कर सकता है, बीरबल की बेटी ने उत्तर दिया। ये कहावत थी कि अकबर का दिल टूट गया था और वे बैठ गए। बच्ची, तुम कौन हो? हुजूर, ये बेटी मेरी है, पेड़ के पीछे छुपे बीरबल ने अकबर के सामने जवाब दिया। ओह, तो ये लड़की स्वांग थी। बचपन, अकबर बोले। गुस्ताखी माफ हुजूर, और नो, वे भी नहीं थी। अपनी बात कॉमिक्स का। बीरबल अकबर की नींद में खलल के लिए क्षमा मांगते हुए बोला। यहीं पर अकबर बीरबल की अक्लमंदी का लौह पुरुष भी गया था। अगली रात का पूरा वृतांत दरबारियों को सुनाते हुए उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए सोने का नुकसान पहुंचाया। दरबारी हमेशा की तरह जलभुन कर रह गए। सड़क पर कितने मोड़। अकबर बीरबल की कहानी संग्रह के अंतर्गत एक कहानी सड़क पर कितनी मोड़ काफी अच्छी और प्रेरणादायक हिंदी कहानी है। फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर शाही मित्र थे। बारंबार पत्र में वे एक दूसरे को हालचाल के साथ रहने के लिए कहते थे। पत्र में वे आमोद प्रमोद की बातें, लतीफे और पहेलियां भी शामिल थीं। पहेलियों की उत्तर सही मुलाकात पर वे एक दूसरे को उपहार भी भेजते थे। एक बार फारस के शहंशाह का पत्र अकबर को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने एक प्रश्न अंकित किया था। प्रश्न कुछ ऐसा था, यूनाइटेड किंगडम की सड़कों पर कितने मोड़ हैं? प्रश्नोत्तरी अकबर सोच में पड़ गए। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इतने विस्तृत साम्राज्य में सड़कों की संख्या भी भारी थी। ऐसे में सभी झीलों के पहियों की गणना कर पाना एक नामुमकिन कार्य था। लेकिन अकबर फारस के शहंशाह के सामने शर्माना नहीं चाहते थे। उन्हें किसी भी सूरत में इस प्रश्न का उत्तर देना ही था। उन्होंने टोडरमल को बुलाया और कहा, टोडरमल, अभी तुम तुरंत कुछ सैनिकों को लेकर निकल जाओ। हमारे संपूर्ण साम्राज्य की सड़कों के मोड़ों की गणना करना है। किसी भी सूरत में हमें ये काम पूरा करके दो। टोडरमल कुछ सैनिकों को लेकर तुरंत निकल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं लौटते। यहाँ को अकबर सताने लगी कि ये काम टोडरमल कर पाएगा भी या नहीं। एक दिन बीरबल ने अकबर को चिंतित देखा तो उत्तर दिया, जहांपनाह, क्या बात है? आप बड़ी चिंता लग रहे हैं। अकबर ने फारस के शहंशाह के पत्र में बीरबल के बारे में प्रश्न पूछे और कहा, बीरबल, हम टोडरमल को राज्य की सभी सड़कों के मोड़ों की संख्या की गणना के लिए भेजते हैं। हमें उसकी ही प्रतीक्षा है। साथ ही ये भी चिंता है कि वो ये काम पूरा करेगा या नहीं। फारस के शहंशाह से पूछा गया प्रश्न यह जानकर बीरबल ने उठाया और बोला, जहांपनाह, इस आसान से प्रश्न के लिए आपको टोडरमल को कहीं भी ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो यही कहूँगा, आखिर ये बता सकते हैं कि आपके राज्य की सड़कें कहाँ घूमती हैं। यहाँ तक कि मैं तो ये भी बता दूं कि पूरी दुनिया की सड़कें कहाँ घूमती हैं। बीरबल, बिना सोचे समझे हमारे राज्य और दुनिया के बाजारों के घुमावों की संख्या बता सकते हैं। कैसे? अकबर हर रात में पड़े गए। जहांपनाह, क्योंकि गणना की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया की सारी सड़कें बस दो ही तो बदलती रहती हैं, एक दन्या और दूसरा बाणिया। बीरबल ने शांति भाव से उत्तर दिया। इस पर उत्तर चकित अकबर ने हंसते हुए कहा, अरे, हमने तो ये सोचा ही नहीं और टोडरमल को विंड के घुमावों की गणना के लिए भेज दिया। बीरबल, तुम अक्लमंद हो। अकबर ने बीरबल को सोने का हार दिया और फारस के शहंशाह के प्रश्न का उत्तर दिया।
सड़क पर कितने मोड़, सड़क पर लंबी कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुछ वास्तुकला के उत्तर उनके शब्दों के अनुसार नहीं दिए जाते हैं। आयु बढ़ाने वाला पेड़। एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा के लेने का विचार हुआ। उसने एक एलची को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का मजमून कुछ इस प्रकार था। अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। फिर कुछ देर तक बीरबल से राय मिलाकर उन्होंने सिपाहियों सहित उस एलची को कैद कर एक सुदृढ़ किले में बैत करवा दिया। इस प्रकार कैद हुए उनको कई दिन बीत गए तो बादशाह अकबर बीरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की एक दो ईंट न ढह जाए। उसी वक्त तुम लोग आजाद किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका यथाचित प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उनको अपने स्वेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा दुख होता था। वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे, हैं भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर कष्ट भोगने के लिए हुआ है? आप तो दीनानाथ है, अपना नाम याद कर हम असहायों की भी सुध लीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात एलची ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपनी कही हुई बात याद आ गई, इसलिए उस एलची को उसके साथियों सहित दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का आशय विदित होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि न समझा हो तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गणना में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया। फिर जहाँ हजारों मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी? उसकी तो आयु घटती ही चली जाएगी और लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। बाकी सारी बातें मिथ्या है। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया। उन्होंने तुर्किस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें अपने बादशाह को समझाईं। अकबर की शिक्षा लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। एक दिन की बात है, अकबर राज दरबार की समीक्षा समाप्त होने पर दरबारियों ने पिछली रात को अपना सपना सुनाते हुए कहा था। अंधेरी रात थी, मैं और बीरबल एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। डार्क में कुछ दिखाई नहीं देने के कारण हम दोनों एक दूसरे से ब्लॉक कर गिर पड़े, लेकिन शहीद का शुक्र है कि मैं खेड़ के तालाब में गिरा। और क्या आप जानते हैं कि बीरबल कहाँ गिरा है? नाली में। बीरबल से जलने वाले दरबारियों ने एक स्वर में कहा और थकाके लगाए लगे। अकबर भी उनके साथ हो। उस दिन अकबर भी बीरबल के मनमोहक लेना चाहते थे और अपनी बातों से उन्हें निरुत्तर कर देना चाहते हैं। अकबर और सभी दरबारियों को हंसते हुए देखकर भी बीरबल की शहादत नहीं हुई। वह शांति से थक के बंद होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ठहाके बंद हुए, वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, इत्तेफाक की है कि कल मैंने भी यही सपना देखा था, लेकिन शायद आपकी एकजुटता के कारण हमारा स्टॉक फिर से टूट गया। पर मैंने अंत तक सपना देखा है, इसलिए आपको ये बातें बताई गई कि क्या हुआ। क्या हुआ? अकबर ने कहा, आप खेड़ के तालाब से बाहर निकले और मैं नाली से बाहर निकला।
खुदकुशी को साफ करने के लिए हमने पानी की तलाश की, लेकिन हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। तब जानते हैं हमने क्या किया? क्या किया? अकबर का कौतूहल बढ़ रहा था। एक दूसरे को साफ करने के लिए हम एक दूसरे को चाटने लगे, बीरबल ने कहा। सिद्धांत यह था कि शर्म के मारे अकबर का चेहरा लाल हो गया था। बीरबल ने बाजी पलट दी थी। उस दिन उन्होंने यह कहावत कही कि अब कभी भी बीरबल की कोई बात नहीं उलझेगी। बादशाह अकबर को पहेलियों सुनने सुनाने का बड़ा शौक था। वह अक्सर पहेलियों में बातें करते और अपने दरबारियों को उन्हें बूझने को कहते थे। एक दिन उन्होंने राजदरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद उन्होंने दरबारियों से एक पहेली पूछी। ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन, मध्य मध्य खरबूजा, मौ छुरी से काटे आफिंग, अर्थ तासु नाहिंग दूजा। कोई दरबारी इस पहेली को बूझ नहीं पाया। बीरबल ने भी यह पहेली पहली बार सुनी थी। उसे भी इसका अर्थ समझ नहीं आया। दरबारियों से अकबर को अधिक उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे बीरबल से बोले, बीरबल, तुम तो अपनी अक्लमंदी के लिए दूर दूर तक मशहूर हो, तुमसे तो इस पहेली का जवाब मिलना ही चाहिए। बताओ इसका क्या मतलब हुआ? फौरन जवाब दे पाना बीरबल के लिए संभव नहीं था। उसने कुछ दिनों की मोहलत मांग ली। मोहलत पाकर बीरबल अकबर द्वारा पूछी गई पहेली का जवाब खोजने निकल पड़ा। घूमते घूमते वह एक गांव में पहुंचा। रात होने लगी थी। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था, इसलिए एक मकान देखकर वह उसके भीतर चला गया। वहां उसने देखा कि आंगन में चूल्हे पर एक लड़की खाना बना रही है। बीरबल ने उससे पूछा, पुत्री, क्या कर रही हो? आप देख तो रहे हैं कि मैं बेटी को पका रही हूँ और माँ को जला रही हूँ, लड़की बोली। लड़की की बात बीरबल को समझ नहीं आई। उसने उस बात को छोड़कर पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ है? वो मिट्टी को मिट्टी में मिला रहे हैं, लड़की ने उत्तर दिया। लड़की की गोलमोल बातें बीरबल को समझ नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि लगता है इसका पिता कहीं गया हुआ है, इसलिए उसने सोचा चलो इसकी माँ ने बारे में ही पूछ लेता हूँ। उसने पूछा, पुत्री, ये तो बताओ तुम्हारी माँ क्या कर रही है? वह एक का दो कर रही है। लड़की ने इस बार भी उसे कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। इतनी देर में बीरबल समझ गया कि ये लड़की उम्र में कम अवश्य है, लेकिन बुद्धि में किसी से कम नहीं। उसी समय लड़की के माता पिता भी वहां आ पहुंचे। उन्हें बीरबल ने अपना परिचय दिया। लड़की ने बताया, आपने पहले प्रश्न पर मैंने कहा था कि मैं बेटी को पका रही हूँ और माँ को जला रही हूँ। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं अरहर की दाल अरहर की लकड़ियों पर पका रही थी। फिर आपके दूसरे प्रश्न पर मैंने कहा था कि मेरे पिताजी मिट्टी को मिट्टी में मिला रहे हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरे पिताजी एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में गए हुए थे। आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि मेरी माँ एक के दो कर रही है। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरे माँ उस समय दाल दल रही थी। बीरबल लड़की की बात से बहुत प्रभावित हुआ। उसे समझ आ गया कि बादशाह अकबर की जिस पहेली को बूझने वह निकला है, उसका उत्तर यह लड़की ही दे सकती है। उसने लड़की को वह पहेली बताई और उसे बूझने को कहा। लड़की ने बिना देर किए उत्तर दिया, इसका अर्थ है कि धरती और आकाश दो ढक्कन है, उनमें निवास करने वाले मनुष्य खरबूजा है। मृत्यु आने पर वह अपने आप ही मर जाता है, जैसे गर्मी में माँ पिघल जाती है। बीरबल को पहेली का उत्तर मिल चुका था। उसने लड़की को इनाम दिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। सारी रात वह चैन से सोया और अगले दिन राजदरबार जाकर उसने अकबर को पहेली का उत्तर दे दिया। बीरबल ने बिल्कुल सही पहेली बूझी थी। अकबर खुश हो हुए। उन्होंने तारीफ के साथ ही बीरबल को इनाम। बादशाह अकबर के नवरत्नों में से 2 रत्न तानसेन और बीरबल में एक दिन विवाद छिड़ गया।
विवाद का विषय दोनों द्वारा स्वयं को एक दूसरे से गुणी बताना था। विवाद की खबर जब बादशाह अकबर तक पहुंची तो उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों का विवाद यदि आपस में नहीं सुलझ रहा तो तुम्हें किसी को मध्यस्थ बनाकर उनसे अपने विवाद का निपटारा करवाना चाहिए। अकबर की बात सुनकर बीरबल बोले, जहांपनाह, आपकी बात से हम दोनों इस बात पर सहमत है, किंतु दुविधा ये है कि हम मध्यस्थ बनाए किसे? कृपया आप ही कोई मध्यस्थ सुझा दें। अकबर ने सुझाव दिया, तुम दोनों महाराणा प्रताप को अपना मध्यस्थ बनाएं। बीरबल और तानसेन दोनों महाराणा प्रताप को अपना मध्यस्थ बनाने तैयार हो गए। अगले दिन दोनों उनके पास पहुंचे। वहां पहुंचकर गायनाचार्य तानसेन ने तुरंत अपनी रागनी छेड़ दी। बीरबल खामोशी से अपने अवसर की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु तानसेन के अनवरत गायन से उसे अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा था। जब उसने देखा कि तानसेन अपनी गायन विद्या से महाराणा प्रताप को मोहित कर बाजी मार लेना चाहता है, तो उसने तानसेन को बीच में टोकते हुए राणा से कहा, राणा जी, हम दोनों एक साथ शाही दरबार से चलकर आपको मध्यस्थ बनाने यहाँ आए हैं। हमें आपके निर्णय पर पूर्ण विश्वास है और जो भी आपका निर्णय होगा हमें शिरोधार्य होगा। बीरबल आगे बोला, मार्ग में मैंने पुष्कर में और मियाँ तानसेन ने ख्वाजा की दरगाह में मन्नत मांगी है। मैंने मन्नत मांगी है कि यदि मैं आपके दरबार से मानपत्र प्राप्त कर लौटूंगा तो 100 गायें ब्राह्मणों को दान करूंगा। मियाँ तानसेन ने मन्नत मांगी है कि यदि वे आपसे मानपत्र प्राप्त कर लौटेंगे तो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। अब 100 गायों का जीवन और मरण आपके हाथ है। यदि उन्हें जीवन दान देने का विचार है तब मुझे मानपत्र दे दीजिए। इस प्रकार तानसेन और बीरबल के विवाद में बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से विजय प्राप्त कर ली। एक दिन बादशाह अकबर को अप्सरा और पिशाचिनी देखने की चाहत हुई। बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने अपनी इच्छा प्रकट की, जिससे उन्हें यह पता चला कि वह दोनों को उनके सामने प्रस्तुत करें। बीरबल बहुत अच्छा शेखर तक्षण अपने घर चला आया और शाम के समय एक वेश्या के घर उसे दूसरे दिन बादशाह अकबर के दरबार में चलने के लिए समझा बुझा दिया। अगले दिन वह अपनी पत्नी और वेश्या को लेकर अकबर के पास पहुंचा। वहां अपनी पत्नी की ओर इशारा कर बोला, जहांपनाह, यह स्वर्ग की अप्सरा है। अकबर ने पूछा, यह अप्सरा कैसे हो सकती है? अप्सराएं तो परम सुंदरी होती है। शास्त्रों में भी अप्सराओं की अनोखी अनोखी बात बताई गई है, लेकिन यह बिल्कुल काला और दुर्बल है, कहीं से भी सुंदर नहीं दिखता। बीरबल बोला, जहांपनाह, प्राकृतिक गुण की होती है। इस महिला से मुझे स्वर्ग के समान सुख मिलता है, क्योंकि आपकी सेवाओं से ये मुझे बड़ा आरामदायक बनाती है, इसलिए मेरे लिए ये अप्सरा है। फिर बीरबल ने अकबर के सामने वैश्यावृत्ति को हाजिर कर दिया। उसे देख अकबर बोला, यह तो बड़ी सुंदर है। इसके आभूषण और स्वच्छ वस्त्रों से इसकी बनावट और गुणवत्ता बढ़ गई है। बीरबल बोला, जहांपनाह, इसका प्राकृतिक पिशाचिनी स्वरूप है। एक बार जब कोई इस प्राकृतिक के जाल में फंस जाता है तो फिर यह उस व्यक्ति का सर्वस्व हरकर ही गिर जाता है। अकबर बीरबल के इस जवाब से हो गए थे। दिन अकबर बीरबल के साथ शाही बाग में सैर कर रहे थे। दरबारी कार्य के अतिरिक्त भी अकबर बीरबल के साथ समय का अनुकरण करना पसंद किया जाता था, क्योंकि वे बीरबल को अपना आदर्श मित्र मानते थे। बीरबल के साथ का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि उनकी चटनी की बात से समय अच्छा लगता था, साथ ही बीरबल की अक्लमंदी से कुछ ना कुछ सीखना था। उस दिन भी अकबर बाग में टहलते हुए बीरबल से इफ्तारफुल के मिजाज में बातें कर रहे थे। जीवित चलते उन्हें जमीन पर लटका हुआ बांस के टुकड़े दिखाई दिए। उसे देखते ही अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने बांस का टुकड़ा उठाया और बीरबल को दिखाते हुए बोले, बीरबल, ये बांस का टुकड़ा देख रहे हो तुम, इसे बिना काटे छोटा करके दिखाओ तो मनूं।
बीरबल ने बांस का टुकड़ा अपने हाथ में लेकर अकबर की ओर देखा कि अकबर पर पुतिनहाट थी। बीरबल अकबर का मन समझ गया। वह हर अकबर भावभंगिमा से अज्ञात था। ऐसे ही अक्सर प्रश्न बीरबल की बुद्धि के परीक्षण के प्रश्न मॉस्को से थे। उस प्रश्न का उत्तर लुकते हुए सहसा बीरबल की दृष्टि बाग के माली पर पड़ी। वह एक बांस लेकर आम के पेड़ से आम तोड़ रहा था। फिर क्या? बीरबल ने आवाज उठाई, माली को अपने पास बुलाया। माली के पास आयसोन पर बीरबल ने बांस मांगकर अपने दाएं हाथ में ले लिया। अकबर के द्वारा दिया गया बांस का टुकड़ा सबसे पहले उसके बाएं हाथ में था। माली के लंबे बांस के सामने अकबर का बांस का टुकड़ा छोटा था। उन्होंने बीरबल अकबर से कहा, जहांपनाह, देखिए मैंने बिना काटे ही आपका दिया हुआ बांस का टुकड़ा छोटा कर दिया। अकबर ने दोनों बांसों को देखा और बीरबल की अक्लमंदी पर मुस्कान कर रह गए। एक दिन दरबार के कामकाजों से निवृत्त हो बादशाह अकबर बीरबल के साथ गपशप कर रहे थे। उसी दौरान उनमें एक अधर महल निर्मित करने की इच्छा जागृत हुई। इस अभिप्राय से प्रेरित होकर वे बोले, बीरबल क्या तुम मेरे लिए एक अधर महल बनवा सकते हो? बनवाना तुम्हारा काम है और खर्चा करना मेरा। बीरबल ने सोच विचार कर उत्तर दिया, जहांपनाह, थोड़ा ठहर कर महल बनवाने का कार्य आरंभ करूंगा। इस कार्य के लिए कुछ मुख्य सामानों का संग्रह करना पड़ेगा। अकबर राजी हो गए। फिर बीरबल ने दूसरी बात छेड़ दी और अकबर का दिमाग दूसरे विषय में उलझाकर घर लौट आया। दूसरे दिन उसने बहेलियों को धन देकर जंगल से तोतों को पकड़ लाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए बहेलिये उसी दिन सैकड़ों तोते पकड़ लाए। बीरबल ने चुनकर कुछ तोतों को खरीद लिया और उनके प्रशिक्षण का कार्य अपनी पुत्री को सौंपकर दरबार के नित्य प्रतिदिन के कार्य में संलग्न हो गया। कुछ ही दिनों में बीरबल की पुत्री ने तोतों को प्रशिक्षित कर दिया। जब बीरबल ने उनकी परीक्षा ली तो वे उसकी मर्जी के मुताबिक निकले। फिर क्या था? वह तोतों को लेकर दरबार चला गया। वहां उन्हें दीवाने कास में बंद कर वह सीधा अकबर के पास गया। दीवाने कास में वे पिंजरे से बाहर निकालकर छोड़ दिए गए थे। सारे दरवाजे बंद थे। प्रशिक्षण अनुसार सभी तोते भीतर ही भीतर राग अलाप रहे थे। इधर बीरबल अकबर के पास पहुंचकर बोला, जहांपनाह, अधर महल का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया है। इस समय उनमें बहुत से मिस्त्री वहां काम कर रहे हैं। आप चलकर मुआयना कर लें। अकबर महल का मुआयना करने बीरबल के साथ हो लिए। बीरबल ने दीवानेकास के पास पहुंचकर उसका दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही तोते उड़ते हुए बोलने लगे, ईंट लाओ, चूना लाओ, दरवाजा लाओ, चौखट तैयार करो, दीवार बनाओ। तोतों ने खूब शोर मचाया। बीरबल अकबर से बोला, जहांपनाह, अधर महल तैयार हो रहा है। उसमें मिस्त्री और बढ़ई लोग लगे हुए हैं। समस्त सामग्री एकत्रित हो जाने पर महल का निर्माण हो जाएगा। बीरबल की बुद्धिमानी देख अकबर खुश हो गए और उसे पुरस्कृत किया गए। कुछ समय बीतने के बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बीरबल का मशवरा अकबर को निर्णय लेने में मदद करता था। इसलिए बीरबल के बिना निर्णय लेने में अकबर को असुविधा होने लगी। आखिरकार उन्होंने अपने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा। सैनिकों के कई गांव में बीरबल को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन बीरबल नहीं मिले। कई जगहों पर पूछताछ करने के बाद भी बीरबल का पता ठिकाना नहीं मिल सका और अकबर के पास सैनिक बैरंग लौट आए। अकबर किसी भी सूरत में बीरबल को वापस लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक युक्ति सोची। सैनिकों के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य के सभी गांवों के मुखियाओं को संदेश भिजवाया। संदेश इस प्रकार था, 1 माह के भीतर एक घड़े बुद्धि भरकर उस घड़े के साथ दरबार में उपस्थित हो। ऐसा न कर पाने की स्थिति में बुद्धि की जगह घड़े में हीरे जवाहरात भरकर देना होगा।
अकबर का ये संदेश सैनिकों द्वारा गांव-गांव में प्रसारित किया गया। एक गांव में बीरबल भेष बदलकर एक किसान के खेत पर काम किया करते थे। जब उस गांव ने मुखिया को अकबर का ये संदेश मिला, तो वो चिंतित हो उठा। उसने गांव के लोगों की सभा बुलाई। बीरबल भी उस सभा में उपस्थित हुआ। गांव के मुखिया ने अकबर का संदेश गांव वालों को दिया, तो सभी सोच में पड़ गए। तब बीरबल ने मुखिया से आग्रह किया, महाशय, आप मुझे एक घड़ा दे दें। मैं उसे इन महीने के अंत तक उसे बुद्धि से भर दूंगा। मुखिया के पास और कोई चारा नहीं था। उसने एक घड़ा बीरबल को दे दिया। बीरबल वह घड़ा लेकर किसान के उस खेत पर चला गया जहां वह काम किया करता था। वहां उसने कद्दू उगाए थे। उनमें से ही एक छोटे से कद्दू को उठाकर उसने घड़े में डाल दिया। कद्दू अब भी अपनी बेल से लगा हुआ था। बीरबल उस कद्दू को नियमित रूप से खाद पानी देने लगा और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगा, जिससे धीरे धीरे कद्दू बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद कद्दू का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे घड़े से बाहर निकाल पाना असंभव था। कुछ और दिन बीतने के बाद जब कद्दू का आकार घड़े के आकार जितना बड़ा हो गया, तब बीरबल ने उसे उसकी बेल से काटकर अलग किया। घड़े का मुंह कपड़े से ढकने के बाद वह गांव के मुखिया के पास पहुंचा और वह घड़ा उसे देते हुए बोला, यह घड़ा बादशाह अकबर को दे देना और उनसे कहना कि इसमें बुद्धि भरी हुई है। उसे बिना काटे और इस घड़े को बिना फोड़े उसे निकाल लीजिए। मुखिया बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा और उसने अकबर को घड़ा सौंपते हुए वैसा ही कहा जैसा बीरबल ने उसे कहने के लिए बोला था। अकबर ने जब घड़े के ऊपर से कपड़ा हटाया और उसमें झांक कर देखा, तो उसमें उन्हें कद्दू दिखाई दिया। वे समझ गए कि इतनी दूर की सोच सिर्फ बीरबल की ही हो सकती है। पूछने पर मुखिया ने बताया कि यह उसके गांव के एक किसान के खेत में काम करने वाले व्यक्ति ने किया है। अकबर जान चुके थे कि वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि बीरबल है। वे तुरंत मुखिया के गांव गए। वहां किसान के घर जाकर बीरबल से मिले और उससे माफी मांगकर वापस दरबार में ले आए। सीख, हर समस्या का कोई न कोई हल अवश्य होता है।